हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। ओके, ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। बेसिकली जो सीईटी का किस तरह से फॉर्म फिलिंग करनी है या फिर जो जो चीजें कुछ डाउट्स होंगे वो सारी अपन इस आज के सेशन में क्लियर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये जो मैंने कुछ इंफॉर्मेशन ब्राउचर डाउनलोड करी है ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है, तो उसमें अपन पहले तो थोरोली आपको इंफॉर्मेशन ब्राउचर रीड करना है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें होंगी इनमें ये देख लेते हैं अपन। ठीक है, सो इसमें इंडेक्स में देखना पहले तो ये है एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर एमएसटी सीईटी 2022, राइट। बाद में इंट्रोडक्टरी पार्ट है, डेफिनेशन है, तो ये दोनों चीजें कुछ काम की नहीं है वैसे। पहले तो शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, बाद में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, और कुछ कुछ चीजें हैं जो अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये मैं बार बार बता दूंगा आपको जैसे जैसे सेशन प्रोसीड करेगा। ठीक है, ये रहेगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, राइट। सो ये जो है एग्जामिनेशन एक्टिविटी शेड्यूल फॉर एमएचटी सीईटी 2020, राइट। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बेसिकली 10 फरवरी से स्टार्ट हो गया है, ये है अप टू 31 मार्च तक। ठीक है, सो 10 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन का कंफर्मेशन कर सकते हैं अपन इस पीरियड के बीच में। ओके, तो ये जो रहेगा ये लाइक विदाउट लेट फीस रहेगा, है ना। अगर किसी कारण आपने अपना एप्लीकेशन नहीं करा है तो आप वो एप्लीकेशन अगेन फिल कर सकते हो, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल तक। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको एडिशनल लेट फी देनी पड़ेगी, दैट इज 500 फॉर ऑल कैटेगरीज, वो चाहे ओपन हो या फिर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता हो। ठीक है ना, तो अगर आप 31 मार्च तक आपका फॉर्म या फिर आपका एप्लीकेशन नहीं कर रहे हो तो 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक आपको लेट फी पे करके आप वो एप्लीकेशन कर सकते हो। ठीक है ना, जो पेमेंट रहेगा, पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू ही होगा, वो कर सकते हो आप। लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट करने की 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल के बाद कोई पेमेंट नहीं होगा, वो सारी विंडोज क्लोज कर देंगे और कोई भी एप्लीकेशन का फिलिंग नहीं होगा। ठीक है, नाउ मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन रहेगा ऑफलाइन रहेगा ये वो बाद में बताने वाले, टू बी नोटिफाइड लेटर। एडमिट कार्ड कब इश्यू होगा, और ये जो एडमिट कार्ड इशू होगा ये कैंडिडेट के लॉगिन के थ्रू ही इशू कर पाएंगे। तो जो कैंडिडेट लॉगिन का जो इंफॉर्मेशन रहेगा, वो पासवर्ड हो, यूजर नेम हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, वो आपको रिमेम्बर करना है या फिर आपको उसे किसी कहीं पे एक सेफ जगह लिख के रखना है। ठीक है, तो ये भी है टू बी नोटिफाइड लेटर, वो बाद में बताने वाले हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन टेंटेटिव बोला जा रहा है कि मई के फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड वीक में हो पाएगा, बट ये भी उन्होंने कुछ कंफर्मेशन दिया नहीं है। ठीक है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये ऑब्वियस सी बात है कि जब एडमिट कार्ड होगा तो आएगा तभी उसमें दिया जाएगा जो कुछ एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। तो ये कुछ डिटेल्स हैं। पीसीएम पीसीबी, जैसा आप लोग जानते हैं कि सीईटी का एग्जाम दो अलग अलग कैटेगरीज में होता है, एक होता है पीसीएम, दूसरा होता है पीसीबी। आई होप एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, मेरी आवाज आपको आ रही है अच्छे से? यस सर। ओके, तो ये सारी नॉर्मल चीज है, दैट इज एंट्री इन एग्जामिनेशन हॉल कब होगा, 7:30 में। हाँ, 7:30 में आप एंट्री कर सकते हो, दोनों के लिए है ये एप्लीकेबल, पीसीएम एंड पीसीबी के लिए। लास्ट एंट्री परमिटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल इट विल बी 8:45, 8:45 के बाद वो नहीं लेंगे। फर्स्ट लॉग इन टू रीड इंस्ट्रक्शंस, 8:50 में आप लॉग इन करोगे। अगर ऑनलाइन मोड में एग्जाम हो रही है तो आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा सारी इंस्ट्रक्शंस रीड करने के लिए कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे या फिर पहले कौन से क्वेश्चंस आने वाले, बाद में कौन से आएंगे, वो सारी चीजें, मतलब 4 मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस होंगे, ये सारी चीजें उसमें मेंशन रहेगी।
ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन 9 बजे शार्प, 9 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, 12 बजे एंड होगा, है ना। तो ये शिफ्ट और शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दो मतलब 2 शिफ्ट में पेपर होंगे ये अलग अलग, ठीक है। ओके, तो वही अगेन टाइम दे रखा है इन्होंने, मॉर्निंग शिफ्ट एंड आफ्टरनून शिफ्ट 2 शिफ्ट है, तो 9 से 12 मॉर्निंग शिफ्ट का टाइम रहेगा, आफ्टरनून में 2 से 5 से लेकर टाइम रहेगा। बोथ इज सेम फॉर पीसीएम एज वेल एज पीसीबी ग्रुप, राइट। ओके, तो ये जो एग्जाम है सीईटी का, ये इंजीनियरिंग एंट्रांस है ना, डी फार्म बी फार्म मतलब इन एडमि या फिर इन प्रोफेशनल कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो, इसके लिए ये एग्जाम रहेगा, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है ना, मतलब वो फिजिकली अनफिट है, तो उसके लिए कंपेंसेटरी टाइम दिया जाएगा 20 मिनट्स का पर आवर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। दैट इज 3 घंटे की एग्जाम में आपको कुल मिला के 60 मिनट दिए जाएंगे फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, ये ओके। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में दे रखा है डेट ऑफ एग्जाम, अगेन वो टू बी नॉट नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। सिलेबस, वेटेज एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन दे रखा है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, ये दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि approximately 20% weightage will be given to standard 11 curriculum and 80% weightage will be given to standard 12th curriculum while setting the question paper. Okay, तो जो 11th वाला सिलेबस है उसके ऊपर से 20% का वेटेज रहेगा, while जो 12th का सिलेबस है उसके ऊपर 80% का वेटेज रहेगा, right? There will be no negative marking. I repeat, there will be no negative marking. However, difficulty level will be as per with JEE Main for mathematics, physics, chemistry, and difficulty level for biology will be as per with NEET level. Okay. Okay. तो जिन जिन लोगों का PCM ग्रुप है, that is mathematics, okay, physics, and chemistry, तो उनके लिए देखना कि मैथमेटिक्स के लिए टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का रहेगा, इससे टोटल बनेंगे 100 मार्क्स। ये जो मैथमेटिक्स का पेपर रहेगा ये पेपर 1 में मतलब पेपर 1 रहेगा, और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के 100 क्वेश्चंस होंगे। फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। तो इस तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के 100 मार्क्स का पेपर हो रहा है, तो ये पेपर 2 में लिया जाएगा, ठीक है। ओके, जो पेपर 1 एंड पेपर 2 है वो अलग अलग इन द सेंस जो 3 घंटे का टाइम आपको मिल रहा है, इसमें से 90 मिनट्स एक पेपर को दिए जाएंगे और 90 मिनट्स दूसरे पेपर को दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले पेपर 1 में मान लो कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 100 मार्क्स का पेपर बन रहा है ना, फिजिक्स के 50 मार्क्स एंड केमिस्ट्री के 50 मार्क्स। तो अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है तो पहले 90 मिनट्स में आपको सिर्फ इन केस ऑफ ऑनलाइन मोड, राइट, इन केस ऑफ ऑनलाइन मोड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ही आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे पहले 1.5 घंटे के लिए। जैसे ही 1.5 घंटा आपका पूरा होगा, जितने क्वेश्चंस किए वो विंडो ऑटोमेटिकली क्लोज होगा, और मैथमेटिक्स के लिए दैट इज पेपर 2 के लिए दूसरा वाला विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये ऑटो जनरेटेड प्रोसेस रहेगा बिल्कुल। तो मैथमेटिक्स में आई रिपीट के 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा। इस तरह से सेकंड पेपर आपका होगा 100 मार्क्स का। क्लियर है सभी को यहाँ तक? हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 1-1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, राइट। इन केस ऑफ पीसीबी ग्रुप, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जैसा पीसीएम के लिए था फिजिक्स केमिस्ट्री, सिमिलरली पीसीबी के लिए भी सेम ही रहेगा। तो 50-50 क्वेश्चंस रहेंगे, इनमें टोटल 100 क्वेश्चंस के लिए 100 मार्क्स रहेंगे, उसमें 90 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा आपको। तो ये पेपर 1 कहलाएगा। तो पहले 90 मिनट्स में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन ही सॉल्व करने मिलेंगे, बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं मिलेंगे।
सेकेंडली जो बाद में आपको 90 मिनट्स मिलेंगे उसमें बायोलॉजी के 100 क्वेश्चंस आएंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो उसमें भी 100 मार्क्स का पेपर रहेगा जो आपको अगले 90 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आई होप समझ में आ रहा है। तो अभी देखना इसमें स्टैंडर्ड 11th एंड स्टैंडर्ड 12th में इन्होंने कैटेगराइज किया है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो 50 जो क्वेश्चंस है मैथमेटिक्स में से उनका 20% आ जाता है आपका 10 क्वेश्चंस है ना। तो 11th के सिलेबस में से आपके सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे और 12th के सिलेबस में से 40 क्वेश्चन। सिमिलरली फिजिक्स के लिए 10 एंड 11th के लिए 10 एंड 12th के लिए 40 क्वेश्चन। सिमिलरली केमिस्ट्री के लिए रहेगा। And for biology, out of 100 questions, 20 questions रहेंगे 11th में से and 80 questions रहेंगे 12th में से। ओके ओके, तो इसका जो अगला ये जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक होल सिलेबस ऑफ स्टैंडर्ड 12th 11th का तो मैंने बता दिया कि 11th का इन्होंने सिलेबस दे के रखा है कि कौन कौन से चैप्टर्स ये लोग कवर करने वाले हैं। तो फिजिक्स में जैसे मोशन इन प्लेन, लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सेमीकंडक्टर्स, राइट। केमिस्ट्री में से बता दूं मैं सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, स्टेट्स ऑफ मैटर में से गैसियस एंड लिक्विड्स रहेगा बस, एडसॉर्प्शन एंड कोलाइड्स दैट इज सरफेस का पार्ट आता है ये, हाइड्रोकार्बन रहेगा एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये कुछ चैप्टर्स रहेंगे केमिस्ट्री के 11th के सिलेबस में से। मैथमेटिक्स की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री 2 रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, सर्कल रहेगा, मेजर ऑफ डिस्क्रिप्शन रहेगा, प्रोबेबिलिटी रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फंक्शन, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, राइट। फॉर बायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स, रिस्पायरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, ह्यूमन न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन रहेगा। ओके, तो ये रहेगा टोटल 11th का सिलेबस। इसमें से हर एक पार्ट में दैट इज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस सिलेबस में, तो ये सारी चीजें ये वाले पोर्शन में मेंशन करा रखा है। सिलेबस पूरा रहेगा, जो रिड्यूस पार्ट है जो 11th का सिलेबस है। तो फॉर 12th के लिए ये देखना आप होल सिलेबस ऑफ स्टैंडर्ड 12 ऑफ 21-22 ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो and mathematics subjects excluding portion which is deleted by महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल, है ना। इन्होंने कुछ टॉपिक्स हर एक चैप्टर में से कुछ टॉपिक आई गेस 25% इन्होंने सिलेबस रिड्यूस करके रखा था ड्यू टू पैंडेमिक, राइट। तो यही सिलेबस जो रिड्यूस करके आने वाला वही आने वाला है इसमें भी। ओके, तो ये था अपना जो सिलेबस वेटेज रहेगा एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, राइट। फाइनली कंक्लूजन निकाल दे इसकी कि 12th का जो सिलेबस है हाँ, पूरा रहेगा, हाँ, 11th का रिड्यूस सिलेबस जो दे दिया गया है। तो इसमें देखना ये भी लिखा है कि सिंस 12th स्टैंडर्ड होल सिलेबस इज टू बी कवर्ड इन एमएसटी सीईटी 2022 हेंस इट इज नॉट रिप्रोड्यूस हियर। फिर से इसमें लिखा गया नहीं है, तो ये इसमें बताया गया। ओके, तो ये ग्रीवियंस वगैरह ये तो कुछ नहीं। अगला तो अपन सीधा मूव ऑन करते हैं एप्लीकेशन फी पेमेंट की तरफ। तो फॉर जनरल कैटेगरी 800 रुपीज फी रहेगा, ठीक है। वो महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करे या फिर आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसमें जैन के माइग्रेंट कैंडिडेट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो उनके लिए 600 रुपया फीस रहेगा, दैट इज backward class categories like SC, ST, VJ, DT, NTA, B and NTC, NTD, OBC, SBC, EWS and PWD candidate, that is person with disabled candidates belonging to Maharashtra state only, ठीक है। तो इनके लिए 600 रुपए फी रहेगा। अच्छा, जिन लोगों को दोनों दैट इज PCM भी देना है और PCB भी देना है, तो उनके लिए टोटल अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो 800 PCM का और PCB का 800, तो टोटल मिला के 1600 रुपए आपको पे करना होगा और आपको 2 अलग अलग पेपर देने होंगे, ठीक है। ये पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपका जो PCM में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का स्कोर होगा, वो अगर आप दूसरा PCB के लिए पेपर दे रहे हो
तो वो इंटरचेंज नहीं होगा, है ना। दैट इज पीसीएम का जो फिजिक्स केमिस्ट्री का स्कोर होगा वो पीसीबी में कंसिडर नहीं होगा, एंड पीसीबी का जो फिजिक्स केमिस्ट्री का स्कोर होगा वो पीसीएम में कंसिडर नहीं होगा। क्लियर है? ओके, तो हाँ हाँ, तो अगर आप ये जो फीस मैंने बताई, फॉर जनरल कैटेगरी इट इज 800, फॉर रिजर्व कैटेगरीज इट इज 600, एंड फॉर पीडब्ल्यूडी इट इज आल्सो 600। ये तो फीस है आपकी कि अगर आप 31 मार्च के अंदर अंदर रात के आई गेस 12, मैं श्योरली देख के बता देता हूँ, 11:30 बजे ना, या फिर आप 31 शाम तक पेमेंट करके मतलब फॉर्म फिल कर देना, तो आपके लिए ये फीस रहेगी। ठीक है, अगर आप किसी कारण फॉर्म नहीं या फिर अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए इन्होंने लेट फी का ऑप्शन रखा है, 500 रुपए फी। हाँ 500 रुपए एक्स्ट्रा फीस देकर आप 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक आप भर सकते हो, दैट इज अप्लाई कर सकते हो। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो आपको रखना है आपके पास, स्कैन करके रख सकते हैं आप। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना है, दैट इज मोबाइल नंबर जिसमें एसएमएस दैट इज ओटीपी आ सके जा सके ना, तो ये इस तरह का मोबाइल नंबर आपको अपने साथ रखना है जिसमें एसएमएस आ सके। दूसरा तो एक्टिव मेल आईडी, एक्टिव मोबाइल नंबर, और फोटो और सिग्नेचर का जो स्कैन कॉपी रहेगा वो आपको रेडी रखना है। लास्ट वाला चीज जो आपको आपके साथ रखना है दैट इज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। इसमें कौन कौन से आ सकते हैं वो अपन डिस्कस कर लेंगे जब फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें रहेंगी जो आपको फॉर्म फिलिंग के पहले ही आपको ये चीज रेडी रखना है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करें। हाँ, तो ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया है कि 180 मिनट्स का रहेगा पीसीएम पीसीबी के लिए, और ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो ये आप रेफर कर सकते हो कि क्या क्या डिसेबिलिटी हुई तो क्या किस तरह से रहेगा। हाँ, ओके, तो सीधा अपन मूव ऑन करते हैं फॉर्म फिलिंग पे। सर हाँ ये पीडीएफ आप व्हाट्सएप पर एक बार भेज देना। हाँ हाँ हाँ, भेज दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सीधा डाल सकते हो MHT CET ऑफिशियल वेबसाइट, है ना। मैं आपको ऑथेंटिकेट जो लिंक रहेगा वो भेज दूंगा। तो यहाँ पे बहुत सारा आ रहा है ना, बहुत सारे मतलब CET अलग अलग होती है, जैसे MCA के लिए होती है, MBA के लिए होती है, आर्किटेक्चर के लिए होती है। तो हमारा जो काम का है ये वाला है, इंजीनियरिंग फार्मेसी एग्रीकल्चर कोर्स एग्जामिनेशन। तो ये सीधा रिडायरेक्ट होगा अपने होम पेज पे। ठीक है, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे अपन। हाँ, तो चलो ये वाला एक कुछ इस तरह से होम पेज ओपन होगा। तो स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, तो इसमें जिन्होंने रजिस्टर्ड करके रखा है वो सीधा अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल के फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक कुछ भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ से उन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करोगे तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। जैसे ये इंस्ट्रक्शन मैंने पहले भी बता दी थी फीस के बारे में। ठीक है, CBT रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो मैं सीधा आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड में जाता हूँ, तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो कैंडिडेट फुल नेम मैं मेरा ही फॉर्म फिल कर देता हूँ। ठीक है, तो फुल नेम किस तरह से होगा, जो 10th या फिर 12th के मार्कशीट पे जिस तरह से रहेगा आपको सेम वे में डालना है। ठीक है, जैसे मेरे इसमें है ना बराबर है। हाँ, तो ये हो गया मेरा नाम। ठीक है, पापा का नाम, ठीक है, मम्मी का नाम, दैट इज यहाँ पे आपको कैंडिडेट का फुल नेम डालना है जो
10th या फिर 12th के मार्कशीट में होगा, ठीक है। फादर्स नेम, देन मदर्स नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, राइट। यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद वो कंफर्म करना है। यहाँ पे आप डाल सकते हो डेट ऑफ बर्थ, कुछ इस तरह से, ठीक है। रिलीजियन सिलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। देन कहाँ से आप बिलोंग करते हो, दैट इज रूरल या फिर अर्बन, तो आपको सिलेक्ट करना है। एनुअल फैमिली इनकम ये लिख देना है आपको, जो भी है जिसका जिसका अपना हाँ देख लेना अपना कि देख क्या लेना, क्योंकि आप नॉन क्रीमिलियर सबमिट करना पड़ेगा ड्यूरिंग कैप राउंड, ठीक है। तो ये कुछ मैंने सिलेक्ट कर लिया रैंडमली। मदर टंग सिलेक्ट कर सकते हो आप, जिनका जो मदर टंग रहेगा, मातृभाषा बोला जाता है उसे, वो सिलेक्ट करना है। नेशनलिटी सिलेक्ट करना है, इंडियन। एड्रेस डाल सकते हो आप, तो अल्दो इसमें 3 लाइन दे दिया है, एड्रेस लाइन 1, 2 एंड 3, तो ये परमानेंट एड्रेस है। तो कुछ इस तरह से, फ्लैट नंबर दिस, यहाँ पे डाल देते अपन कुछ पंचवटी का, देन नासिक, राइट। स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, महाराष्ट्र। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लो, नासिक। बहुत आसान सा फॉर्म है, ज्यादा कुछ इसमें ज्यादा टफ नहीं है। हाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप 1 बाय 1 फिल करते जाओ, बस संभाल के फिल करना है आपको, यही ठीक है। में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसमें सिंपल एकदम है। बिल्कुल सिंपल कोई है, भी कर सकता ठीक है। जो कोई पिन है वो डाल दो। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो सीधा इस चेकबॉक्स पे आप क्लिक करके वो सीधा आ जाएगा, पूरा कॉपी हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम नहीं है, तो चेकबॉक्स में क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ से अलग से आपका जो एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। और बड़े ध्यान से करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ यहीं पे जो कुछ कम्युनिकेशन होगा वो इसी एड्रेस के थ्रू वो कम्युनिकेट करेंगे, राइट। तो मैं परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, आ गया फ्लैट नंबर 1 पंचवटी नासिक, स्टेट बाय डिफॉल्ट आ गया, डिस्ट्रिक्ट बाय डिफॉल्ट आ गया, तहसील, विलेज, पिन कोड एंड मोबाइल नंबर डाल सकते हो आप, जो कुछ होगा वो, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे ये नेसेसरी है ना, तो कुछ क्योंकि ओटीपी इस पे आएगा, हाँ, इसलिए नेसेसरी है। तो ये कुछ नंबर डाल दिए। मेल आईडी डाल सकते हो आप यहाँ पे, स्मॉल लेटर्स में मेल आईडी फिल करते हैं हम लोग। मेल आईडी ऑलवेज स्मॉल में होता है, ओके। तो इस तरह से आपको ये फॉर्म फिल करना है एंड बाद में पासवर्ड आपको सिलेक्ट करना है। तो जब आप पासवर्ड सिलेक्ट करोगे तो ऑलवेज रिमेंबर दैट पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, बिटवीन 8 to 30 कैरेक्टर, 13 कैरेक्टर लॉन्ग। इसमें एक अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए, एक लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए, एक न्यूमरिक, मिनिमम एक न्यूमरिक वैल्यू होनी चाहिए, एंड एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, इनमें से कोई भी, ठीक है। आप कंट्रोल-C कंट्रोल-V करके कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते पासवर्ड को, ऐसा नोटिस दे दिया हाँ, है। हाँ आप कर नहीं सकते। तो आपको दोनों जगह जब आप पासवर्ड डालोगे और पासवर्ड को कंफर्म करोगे, तो दोनों जगह आपको मैन्युअली पासवर्ड फिल करना पड़ेगा, ठीक पासवर्ड है। रिमेंबर भी रखना है आपको तो। हाँ, ये पासवर्ड आपको याद भी रखना है, जो मेल आईडी डाल रहे हो आप वो भी याद रखना है, जो मोबाइल नंबर डालोगे वो भी याद रखना। तो मैंने कुछ इस तरह से पासवर्ड डाल दिया है, जिसमें एक अपर लेटर भी, अपर केस अल्फाबेट भी है, लोअर केस अल्फाबेट भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और न्यूमरल वैल्यू, ठीक है। तो सेव करूंगा, प्रोसीड करूंगा। ये मोबाइल नंबर नहीं जाएगा, आपका बताइए। ये मोबाइल नंबर मैंने एक बार यूज कर लिया है, तो ये लेगा नहीं। ईमेल आईडी लेगा सर, हाँ ले लेगा। 9570646971। तो अगेन मैं पासवर्ड यहाँ पे फिल कर रहा हूँ।
एक मिनट, मोबाइल ये भी नहीं ले रहा है, क्या बोलते हैं, email ID। मेरा दीजिए सर, मेरा दीजिए क्या अजय के आर अजय 512 देखो यहाँ पे मेंशन करके रखा है इन्होंने, वन टाइम पासवर्ड विल बी सेंड टू मोबाइल नंबर गिवन बिलो फॉर एक्टिवेशन ऑफ योर लॉगिन, काइंडली मेक श्योर दैट मोबाइल नंबर इज करेक्ट, दिस मोबाइल नंबर विल बी यूज्ड फॉर ऑल फ्यूचर कम्युनिकेशंस, कैंडिडेट कैन यूज वन मोबाइल नंबर फॉर वन एप्लीकेशन। क्लियर? ओटीपी इस तरह से ये ओटीपी भेजेगा जो भी मोबाइल नंबर डाला होगा। तो इसी वजह से कि मोबाइल नंबर जिसमें एसएमएस आने जाने की सुविधा हो, 662312 तो जिसमें ये यहाँ पे वेरीफाई करना है आपको, वेरीफाई करने के बाद ये आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, इसका या तो नोट डाउन कर लो या फिर कोई फोटो निकाल लो, है ना। तो ओटीपी आएगा, इसी वजह से आप ऐसा मोबाइल नंबर रखना साथ में जिसमें मैसेज आ सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे अगेन आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसीड करने के लिए, फिर फिल करने के लिए एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा और पासवर्ड भी एंटर करके साइन इन करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ यहाँ तक हुआ अपना रजिस्ट्रेशन के आगे अगली प्रोसेस करते हैं अपन। एप्लीकेशन नंबर फिर से फिलअप करें। पासवर्ड यहाँ पे डालना है आपको। तो इस तरह का कुछ जनरेट हो जाएगा ये विंडो। यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन नाम, यूजर, रोल नंबर, एप्लीकेशन। ओके, योर एप्लीकेशन फॉर्म इज इनकम्प्लीट, प्लीज फिल अप द फॉर्म स्टेप बाय स्टेप। तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है कंप्लीट, डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स फिल करेंगे। तो ये इनकम्प्लीट पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये सीधा रिडायरेक्ट होगा इस विंडो पे। तो डोमिसाइल डिटेल्स देखना, इसमें अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो यस करना है, नहीं कर रहे हो तो नो करना है। इसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लो, जैसे ओबीसी सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू पजेस कास्ट सर्टिफिकेट। तो अगर ओपन कैटेगरी से हो तो नॉट एप्लीकेबल या फिर नॉट अप्लाइड, या इस तरह से कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। ओपन के लिए नहीं आएगा शायद, देखो हाँ ओपन के लिए नहीं आ रहा है। तो जैसे आप ओबीसी करोगे वैसे वो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए पूछेगा। तो यहाँ पे अवेलेबल करवाना है आपको और यहाँ पे अवेलेबल मार्क करना है। ठीक है, डू यू पजेस कास्ट वैलिडिटी, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। ओके, तो अवेलेबल कर दिया मैंने। डू यू हैव नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट वैलिड अप टू 31 मार्च। तो अगर आपके पास वैलिड 31 मार्च 2023 की नॉन क्रिमिलियर नहीं होगा तो वो आप निकलवा लें और यहाँ पे अवेलेबल क्लिक करवा लें। आप डिसेबल्ड हो तो एस क्लिक करो, एस करोगे तो उसके कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करनी होंगी, जैसे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी तो अलग अलग है यहाँ पे, और डू यू रिक्वायर स्क्राइब, मतलब आपको हेल्प की जरूरत है क्या, जो आपका पेपर लिखने में हेल्प करे। ठीक है, तो और जिसका नो रहेगा उसके लिए वो कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये अपन ने ये कुछ चीजें छोटी छोटी फिल कर ली। इसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड कर सकते हो। राइट, हैव यू पास एसएससी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम इंडिया, तो एस करना है। सिलेक्ट एसएससी इक्विवेलेंट बोर्ड, तो जैसे महाराष्ट्र बोर्ड है। हाँ बोलो सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर अगर नॉन क्रीमी का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो नॉट अप्लाइड किया तो क्या होगा? नॉट अप्लाइड, अगर आपका मतलब उस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो तो आपको वो मतलब देना पड़ेगा उनको, है ना। जैसे नॉन क्रिमिलियर निकाल के आप दे सकते हो। सर अगर नहीं होगा तो जनरल में फिर वो होगा, तो जनरल में चला जाएगा। फिर आप नॉन के कास्ट सर्टिफिकेट होगा आपके पास? हाँ सर, कास्ट सर्टिफिकेट है सिर्फ। आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो? ओबीसी सर। हाँ तो निकल जाएगा ना नॉन क्रिमिलियर।
मतलब है ना? उसका भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा क्या नॉन क्रीमिलियर का? हाँ हाँ, और अगर मतलब आप नॉन क्रीमिलियर में नहीं आ रहे हो तो आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो उसको, ठीक है ना? ओके सर। हाँ हाँ, ठीक है। तो अगर जो ओबीसी, हाँ बोलो। सर अगर ओबीसी और नॉन क्रीमिलियर दोनों होगा तो? ओबीसी और एक्चुअल नॉन क्रीमिलियर कुछ इसके लिए होता है, मेरे ख्याल से इनकम के लिए होता है वो। इनकम पे है ना? हाँ, इनकम पे डिपेंड करता है वो कि ओबीसी में क्रीमी लेयर है क्या नॉन नॉन क्रीमी? क्रीमिलियर है। मतलब मान ले कि कुछ रेंज रहा 7 लाख का एनुअल इनकम फैमिली का, तो अगर 7 लाख के ऊपर जा रहा है तो वो क्रीमिलियर में आता है। वो आपके और पापा जो है ना पेरेंट्स आपको बता देंगे कि क्रीमी लेयर में है कि नॉन नॉन क्रीमी क्रीमिलियर। लेयर में है। हाँ तो आप फादर से अपने पूछेंगे तो बता देंगे वो। ठीक है। सर ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन है क्या हाँ कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, में? हाँ हाँ है ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। सर अगर उसका सर्टिफिकेट अभी रेडी नहीं रहा तो आप उसको मतलब 31 मार्च 2023 तक का वो वैलिड होना चाहिए। तो जब आप कैप राउंड में जाओगे ना तब आपको लगेगा वो, अभी तो नहीं लगेगा। अभी नहीं रहेगा तो क्या हाँ, करना अभी है? अभी नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं अभी हाँ नहीं बस लेकिन जब वो इसका वेरिफिकेशन होगा उससे पहले आपको बनाना हाँ राइट राइट। है ना। ज्यादा कितना ओके ज्यादा सर। 10 से 15 दिन के अंदर वो बन जाते हैं, इससे ज्यादा समय नहीं लगते हैं। ओके, हाँ ठीक है, चलो थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट एससीसी इक्विवेलेंट बोर्ड। तो जैसे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी ये आता है अपना। पासिंग ईयर लिख दो, कुछ मान लो कि 20, जो भी पासिंग ईयर है पासिंग आपको ईयर लिखना जो है। भी वो लिखना है। 18 में पास कर लिया सपोज, 90% मार्क्स आ गए जो है आपके 10th के मार्कशीट पे, वही लिखना है। सिलेक्ट स्टेट फ्रॉम विच यू पास एसएससी इक्विवेलेंट। तो महाराष्ट्र जो जहाँ से बिलोंग करता है वो वहां से ऐड कर सकते हो। सिलेक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट से, तो नासिक लिख देते हैं अपन यहाँ पे। तहसील तालुका लिख दो नासिक। स्कूल का नाम लिख देते हैं कुछ, जैसे ग्लोबल लिख दिया मैंने, ठीक है। आर यू अपियर्ड फॉर 12th एग्जाम, अपियरिंग और अपियर्ड है ना। तो अगर कोई अपियर हो रहा है मतलब जिसका हो गया है 12th, वो नो लिख सकते हैं, जो कर रहा है वो एस लिख सकते हैं, है ना। तो जो बोर्ड रहेगा वो लिखना है यहाँ पे, हायर स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी। सिलेक्ट स्टेट वेयर, अच्छा स्टेट लिखना है इसमें जो 10th का प्रोसेस किया, सिमिलर प्रोसेस है 12th के लिए, है ना। देखो ये यहाँ पे एचएससी है तो यहाँ पे एसएससी के डिटेल्स है, राइट। डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हो आप यहाँ पे नासिक, जो भी डिस्ट्रिक्ट है। तालुका लिख सकते हो नासिक, ठीक है। कॉलेज का या फिर स्कूल का नाम लिख दो ग्लोबल। सर हाँ अगर हम लोग नॉन महाराष्ट्रियन है और ओबीसी को बिलोंग करते हैं तो फिर वो जो बाकी डॉक्यूमेंट्स वो एप्लीकेबल होंगे क्या? हाँ हाँ बाकी हाँ। एप्लीकेबल होगी बिल्कुल। कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होगा। सर हाँ अगर एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है मतलब बन नहीं सकता अभी तो क्या कर सकते? कौन सा सर्टिफिकेट? एनसीएल नॉन क्रीमिलियर। नॉन क्रीमिलियर बन नहीं सकता है मतलब आप उसमें आते हो क्या नॉन क्रीमिलियर में? हाँ सर। आते हो तो वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो कब लगेगा पता है आपको? जब आपके कैप राउंड स्टार्ट होंगे तब आपको लगेगा, काउंसलिंग के समय आपको काउंसलिंग के समय लगेगा। तो उसके लिए बहुत समय उससे पहले आप निकाल के रखना, ठीक है। बन जाएंगे। फादर से अपने सर पूछिएगा फिर कहाँ- अभी अर्जेंट क्या अपलोड करना पड़ेगा? नहीं नहीं अभी नहीं अभी लगेगा। अपलोड नहीं करना है। देखो अपन पूरा अभी फॉर्म अपलोड फिलिंग, नहीं करना है ना? नहीं नहीं अभी नहीं, अपलोड नहीं करना हाँ है। देखो आप अभी फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस समझ लो। आपके जो डाउट्स है वो बाद में क्लियर करवा दिए हाँ। जाएंगे, ठीक है, लास्ट। तो अभी पहले तो फॉर्म फिल करते हैं, जो डाउट्स होंगे वो आप लिख के रखो तो आप बाद में पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 10th और 12th का अपन ने डिटेल्स फिल कर दिया। सेव प्रोसीड करना है तो अगला विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप फॉर्म के नीचे रजिस्ट्रेशन के पर्सनल डिटेल्स हो गया है, डोमिसाइल कैटेगरी डिटेल्स हो गया, क्वालिफिकेशन डिटेल्स हो गया, एमएसटी सीईटी डिटेल्स हो गया। जो रेड में है दिखाई दे रहा है आपको, ये पेंडिंग है ना। तो सिलेक्ट सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप फॉर एमएसटी सीईटी। जिसको पीसीएम अप्लाई करना है वो पीसीएम सिलेक्ट करे, जिसका पीसीबी है वो पीसीबी सिलेक्ट करे। जिन्होंने मैथ्स और बायो दोनों देना है, पीसीएम पीसीबी दोनों देना है, उन्होंने बोथ सिलेक्ट करे, ठीक है।
तो अपन यहाँ पे पीसीएम सिलेक्ट करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये हाईलाइट करके आ रहा है। मीडियम सिलेक्ट करना है आपको, इंग्लिश हो, मराठी हो, उर्दू हो, किस मीडियम में आप पेपर Select देना करो। चाहते हैं? कौन से मीडियम में आप पेपर देना चाहते हो। अगर आपने एक बार मीडियम सिलेक्ट कर लिया तो वो बाद में किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा, तो आप बहुत ध्यान से केयरफुली आपको ये सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इंग्लिश, सेकंड आ रहा है, सेकंड कंफर्म कर रहा हूँ मैं इंग्लिश के लिए, ठीक। सिलेक्ट स्टेट फॉर एमएसटी सीईटी 2022 एग्जामिनेशन, स्टेट सिलेक्ट कर लो, जैसे महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लिया। देखो अभी प्रेफरेंस के लिए, एग्जाम सेंटर के प्रेफरेंस के लिए आपको 4 ऑप्शंस है। तो जो आपको मतलब जो नजदीक है, जो आप कंफर्टेबल हो, वो सबसे पहले प्रेफरेंस में डाले, उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डालते हैं, ठीक है। तो पहला प्रेफरेंस अपन नासिक को देते हैं, सेकंड प्रेफरेंस जैसे पुणे को देते हैं, ठीक है। जो आपके अनुसार से जो आपको आपके चुना करना अनुसार हो, जो आपको सही लगे वो आप दे सकते हो। थर्ड वाला मुंबई दे दिया, लास्ट वाला दे दिया मान लो लातूर, ज्यादा ही दे दिया, जलगांव दे दिया, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन सेंटर अपन ने सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर से एक बार ये सारी चीजें फिल करने के बाद क्रॉस चेक कर लेने की सही से फिल करे या नहीं, एंड बाद में सेव एंड प्रोसीड करना है, ठीक है। तो सेव एंड प्रोसीड करते हैं अपन, ओके। तो यहाँ पे आगे आपका आप फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करना है, ठीक है। तो उसके लिए अपन फोटोज निकाल लेते हैं। मैं यहाँ से बस फोटो, मेरा साइन और फोटो निकाल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पे सिलेक्ट अपलोड टाइप, अपलोड टाइप में आपको देखो यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है। द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज शुड बी जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। इंश्योर दैट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज इज ऑफ गुड क्वालिटी। सिलेक्ट द रिलेवेंट टाइप फोटोग्राफ और सिग्नेचर you want to upload from the drop down given below. Use open button to select photograph or signature file and click crop if needed and click upload button to upload the photograph signature. देखो अभी यहाँ से अपलोड टाइप में फोटोग्राफ सिलेक्ट कर रहा हूं मैं, तो फोटोग्राफ के लिए फोटोग्राफ ही अपलोड करना है, उल्टा नहीं करना है। यार क्यों नहीं रहा? ओके, तो यहाँ से मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो यहाँ से ओपन पे क्लिक करना है आपको। जैसे ओपन करोगे आपका जो भी डिवाइस होगा उसके ऊपर से आप फाइल सिलेक्ट करना है। तो जैसे अपन ने फोटो, यहाँ पे फोटो सिलेक्ट कर रहे हो हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ से फोटो सिलेक्ट करूंगा मैं, यहाँ से ओपन ये फोटो, और यहाँ से अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो ये आपका यहाँ से अपलोड हो जाएगा। ये यहाँ पे अपलोड दिख रहा है, सिलेक्ट करने के बाद अपलोड पे क्लिक करना है, तो ये अपलोड हो जाएगा। इस
हो रहा है। स्लो हो गया, रिफ्रेश कर दूं। इसमें थोड़ा साइड में साइड बिजी होने के कारण में भी ये थोड़ा समय ले रहा है। ओके, फिर से ट्राई करते हैं अपन। ओपन, यहाँ से मैंने फोटो ले लिया, ओपन कर दिया और अपलोड कर दिया यहाँ से। तो इस तरह से ये आ गया, फोटोग्राफ अपलोड हो चुकी है। सिलेक्ट अपलोड टाइप में जाना है, सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है, ठीक है ना। इसके लिए ओपन करना है, यहाँ पे साइन, ये ओपन करना है और कुछ इस तरह से अपलोड कर देना, ठीक है। तो सिग्नेचर और क्या बोलते हैं फोटो दोनों ही अपलोड हो चुकी है। और इसके आगे करेंगे अपन सेव एंड प्रोसीड, ठीक है, सेव एंड प्रोसीड। तो देखो यहाँ पे अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ये बचा है अपना। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट विच यू आर अपलोड, है ना। तो मैक्सिमम इसमें इंस्ट्रक्शन क्या है, प्लीज यूज लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम, ओके, टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। फाइल टाइप्स आर अलाउड, कौन कौन सी है, पीडीएफ है, जेपीजी है, जेपीईजी, पीएनजी है। मैक्सिमम फाइल साइज होनी चाहिए 500 KB, 500 KB के अंदर ही हो। अपलोड एनी वन डॉक्यूमेंट फ्रॉम द लिस्ट डिस्प्लेड below for the proof of identity. Carry the copy of uploaded document at the time of examination for the proof of identity. Okay, तो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए देखना क्या क्या इन्होंने ऑप्शंस रखे। पैन कार्ड है, सेकंड इंडियन पासपोर्ट, परमानेंट डीएल दैट इज ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स कार्ड है, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, आधार कार्ड, ये आधार कार्ड प्रिंट विथ फोटोग्राफ, रिसेंट आइडेंटिटी कार्ड इश्यूड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और कॉलेज, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय गैजेटेड ऑफिसर ऑन ऑफिशियल लेटरहुड। और ये एक लास्ट वाला ऑप्शन है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन ऑफिशियल लेटर हेड अलॉन्ग विथ फोटोग्राफ। तो सबसे आसान या तो वोटर कार्ड, वोटर आईडी कार्ड होगा 18 प्लस होगा तो, आधार कार्ड तो सभी के पास होता है ना। तो आधार कार्ड में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से आने आधार कार्ड सिलेक्ट करने पर इस तरह का विंडो आएगा। यहाँ पे आपको अपलोड करना है, अपलोड पे क्लिक करना है, यहाँ से देखना, और यहाँ पे ओपन करना है। फाइल ओपन करोगे तो जो जहाँ पे भी सेव है आपका वहां से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आधार कार्ड मेरा यहाँ पे डेस्कटॉप पे, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा, इसको ओपन करूंगा और देन अपलोड करूंगा। बट इसमें आ रहा है कि प्लीज सिलेक्ट अ फाइल साइज लेस देन 500 KB, तो वो शायद 500 KB से ज्यादा होगा, तो मैं उसे अपलोड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वो 500 के नीचे है तो वो आराम से अपलोड हो जाएगा, नो डाउट, कुछ दिक्कत नहीं उसमें। ये ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे अपलोड क्लिक करोगे तो ये अपलोड हो जाएगा आपका आईडी प्रूफ, राइट। तो ये मैं अपलोड नहीं करता, ठीक है। अगला प्रोसेस करते हैं अपन, प्रीव्यू एंड वैलिडेट इंफॉर्मेशन। तो प्रीव्यू एंड वैलिडेट इंफॉर्मेशन इसलिए है, ओके, यहाँ से सेव एंड प्रोसीड करता हूं मैं सीधे। You as you have not uploaded the Aadhaar card and has is not to proceed further, okay। तो अपन को डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही होगा, तो कुछ अलग डॉक्यूमेंट अपन अपलोड करते हैं, जैसे साइन ही अपलोड कर देते हैं फिर से। आधार कार्ड ही अपलोड करना है मतलब वहाँ पे। हाँ, आपको आधार कार्ड ही अपलोड करना है, ठीक है। आपको कोई दूसरी चीज अपलोड नहीं करनी। अल्दो मैं कर रहा हूँ, बट आपको क्या अपलोड करना है, आधार कार्ड पे आधार कार्ड ही अपलोड करना, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से ये अपलोड हो गया मेरा फेक आधार कार्ड, जो कि मैंने साइन अपलोड कर दिया है।
बट आपको आधार कार्ड ही अपलोड करना है, ठीक है। तो सेव एंड प्रोसीड कर दिया मैंने। एग्जामिनेशन देना लेके जाना। हाँ, आधार कार्ड आपको एग्जामिनेशन के समय पे लेके आना है फॉर आइडेंटिटी प्रूफ। ओके, तो यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं अपन एंड वैलिडेट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो स्टेज है ना, प्रीव्यू एंड वैलिडेट इंफॉर्मेशन, यही तक आप, अगर आपको कुछ चेंजेस करवाने हैं तभी आप चेंजेस करवा सकते हो। एक बार आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्पेलिंग चेक, आपका जो डेटा है रिव्यू करना है, फिर से रिव्यू 3, 4, 5 बार रिव्यू करके देखना है कि मैंने सब कुछ सही से किया है या नहीं। ये एप्लीकेशन नंबर आपको नोट करके रखना है, पासवर्ड आपके दिमाग में रहना चाहिए या फिर नोट करके रखना है उसे भी, ठीक है। तो रिव्यू कर लेते हैं। कैंडिडेट्स फुल नेम, ये फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, देन डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, रीजन, मदर टंग, एनुअल फैमिली इनकम, नेशनलिटी लिखना है, परमानेंट एंड एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंट, ये भी सही से आपको बिल्कुल अच्छे से याद रख के, मोबाइल नंबर देखना है सही से डाला है नहीं, ईमेल आईडी याद रखना है। ये सारी चीजें, जैसे देखो डीयू पजेस कास्ट सर्टिफिकेट, तो अब यहाँ पे मैंने अवेलेबल किया था। जिनके पास मतलब अभी ओपन है तो उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं अप्लाई रहेगा, मतलब रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। अगर आप कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है आपके पास तो यहाँ पे अवेलेबल लिखना है। आप अगर नॉन क्रीमी लेयर के अंडर नहीं आ रहे हो तो इसमें वैसे ऑप्शन आएगा कि नॉट अवेलेबल या फिर नॉट एप्लीकेबल, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो रिव्यू आपको करना है। हाँ, महाराष्ट्र, ये तो सारी चीजें कर ली अपन ने, ठीक है। तो HSC HSC का करना है, MST CET एग्जामिनेशन डिटेल्स, PCM, ये भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। ये एग्जामिनेशन सेंटर से जो अपन ने सिलेक्ट किया है, नासिक, पुणे, मुंबई, जलगांव, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, यहाँ पे मैंने आधार कार्ड अपलोड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आई हैव रीड ऑल इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के ये जो चेक बॉक्स है यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे फिर से ये बता रहा है कि प्लीज चेक द डिटेल्स फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली बिफोर मेकिंग द पेमेंट। आफ्टर मेकिंग पेमेंट यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस इन द एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स, है ना। तो पेमेंट के पहले ही जो कुछ चेंजेस होंगे वो हो पाएंगे, पेमेंट के बाद नहीं हो पाएंगे। आर यू श्योर टू प्रोसीड टू पेमेंट, तो मैं यहाँ पे एस करूंगा। एस करने के बाद ये अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। जैसे मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हूँ तो 600 रुपये मेरा पेमेंट रहेगा। यहाँ पे पेमेंट की डिटेल्स आ रही है। फॉलोइंग पेमेंट हैज नॉट बीन डन, सिलेक्ट द फी टाइप फॉर विच यू वांट टू पे द फी, है ना। तो फी टाइप मैंने यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, तो टोटल फी आ जाएगी आपकी 600 रुपीज एंड प्रोसीड करना है, प्रोसीड टू पेमेंट। ओके, तो यहाँ पे ऑनलाइन के लिए या फिर ये रेजर पे कुछ ऑनलाइन ही करना है। ऑनलाइन ही करना है आपको, तो आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, प्रोसीड कर देना है। प्लीज सिलेक्ट, ऑनलाइन किया ना, मोड ऑफ पेमेंट। You will be directed. Okay. हाँ, तो यहाँ पे ये क्या है, रेजरो पे मैंने सिलेक्ट किया है। यहाँ से आगे ये सीधा रिडायरेक्ट होगा पेमेंट की विंडो पे। तो आप फोन पे यूपीआई आईडी से कर सकते हो, कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, वॉलेट से कर सकते हो, या फिर पे लेटर, आईसीआईसी बैंक पे लेटर से भी कर सकते हो। तो यहाँ से सीधा जो कुछ ऑप्शन होगा वो आपको क्लिक करना है और पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आएगा कुछ इस तरह का, ठीक है। तो इसके लिए अमाउंट 600 रुपीज, कन्वीनियंस चार्ज, ये सारी चीजें हैं। कंटिन्यू करोगे तो ये सीधा जाएगा इस पे फोन पे पे। तो यहाँ पे लॉगिन करके आप सीधा ओटीपी आएगा एंड पेमेंट डन हो जाएगा। एंड फाइनली पेमेंट डन होने के बाद वो फिर से रिडायरेक्ट करेगा आप अपने जो MST CET की वेबसाइट है, वहां से आप नहीं वो लॉगिन करने की जरूरत नहीं, वो सीधा आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएगा और वहां से आप प्रिंट कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म और उसे PDF के फॉर्म में भी सेव कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना CET का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, राइट। इसमें अगर किसी को कोई डाउट
होंगे तो आप 1 बाय 1 पूछ सकते हो। सर हाँ सर वो अगर हमें इनिशियल सर्टिफिकेट बनवाना है, हाँ वैलिडिटी सर्टिफिकेट, तो हाँ फिर वो बनवाने का अवेलेबल फिर करने का ना ऑप्शन सिलेक्ट, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। कुछ अपलोड नहीं करना है ना डॉक्यूमेंट? ना 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 ना, देखा ना अपन ने अभी तक कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया सिवाय फोटोग्राफ, ओके सर। साइन और आधार तो आईडी के। आपको ड्यूरिंग काउंसलिंग डिमांड करेगा, हाँ काउंसलिंग जब कीजिएगा हाँ। उसमें आपको साथ में रखना है। हाँ तो मैंने ओके स्टार्टिंग सर, में भी ओके। बताया कि आपको चार पांच चीजें आपको साथ में रखनी है। एक तो मोबाइल एक्टिव मोबाइल नंबर जिसमें एसएमएस आ सके, दूसरा चीज एक्टिव मोबाइल मेल आईडी, तीसरा चीज फोटोग्राफ, तीसरा चीज फोर्थ थिंग इज सिग्नेचर, ठीक है, और लास्ट वन इज आइडेंटिटी प्रूफ। तो ये 5 चीजें आपको बस लगेंगी वाइल फॉर्म फिलिंग, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लगेगा। क्लियर? और कुछ किसी को डाउट? नो सर। ओके तो आई होप सभी को ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं उसे, मीटिंग समाप्त हो गई है। जिनको डाउट्स नहीं होंगे वो लेफ्ट हो सकते हो, जिनको डाउट्स है वो अभी भी पूछ सकते हो। और अगर फॉर्म फिलिंग में किसी को कुछ भी दिक्कत आती है तो आप सेंटर आके पूछ सकते हो कि ये दिक्कत आ रही है या फिर फॉर्म फिलिंग में कुछ है, तो हम उसमें आपका सॉर्ट आउट कर देंगे या फिर हेल्प कर देंगे। क्लियर है? सर सेंटर आके फॉर्म भर सकते हैं क्या? हाँ आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है तो मीटिंग एंड कर रहा हूं मैं। आई होप किसी को कुछ डाउट्स नहीं है।